आपका अपने इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारानगर में स्वागत है। और अपनी बेसिक केमिस्ट्री के अगली क्लास में आज ईथर के नामकरण की चर्चा करेंगे। तो देखो, ईथर श्रेणी है वो ROR के रूप में लिखी जाती है। अब इसमें यदि ये दोनों हाइड्रोकार्बन मूलक समूह एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, तो इसको सरल या इसको साधारण ईथर कहा जाता है। सरल या साधारण ईथर कहेंगे। और यदि ये R और ये R' अलग अलग होते हैं तो इसको मिश्रित ईथर के नाम से जाना जाता है। इसको मिश्रित ईथर कहेंगे। अब इसमें देखो, जैसे अगर इनका नामकरण करना है तो देखो, एक तो सामान्य नामकरण होता है और एक है IUPAC नामकरण। सामान्य नामकरण के अंदर जो भी ये हाइड्रोकार्बन मूलक भाग हैं इनके नाम लिख करके और अंत में ईथर अनुलग्न लिख दिया जाता है। अगर ये हाइड्रोकार्बन मूलक एक जैसे हैं यानी सरल ईथर है तो डाई पूर्व लगन का उपयोग किया जाएगा। इन एग्जाम्पल के सहायता से हम सामान्य और IUPAC नाम सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईथर श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है वो ये है CnH2n+2O। और हमने देखा है कि एल्कोहल श्रेणी का भी यही सूत्र होता है, क्योंकि एल्कोहल और ईथर आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये अणुसूत्र ईथर का भी है और ये अणुसूत्र यहाँ एल्कोहल का भी है। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं इनके माध्यम से हम इसके नामकरण को समझते हैं। देखो, यहाँ पर 2 कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन मूलक है एथिल, इधर भी यही है, सेम है। तो हम डाई पूर्व लगन लगाते हुए इसका सामान्य नाम लिख देंगे। इसका सामान्य नाम रहेगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो ये मेथिल है, ये एथिल है। अगर मिश्रित ईथर होता है ऐसे जिसमें भिन्न भिन्न एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम लिखने के लिए हम कैसे नामकरण करेंगे वो देखो। इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर से इन हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखा जाएगा। जैसे ये एथिल है तो पहले सामान्य नाम में इस एथिल को पहले लिखा जाएगा एथिल, फिर उसके बाद आएगा मैथिल और फिर लास्ट में हम लिख देंगे ईथर अनुलग्न। ऐसे ही यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पर मैथिल है और ये यहाँ 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मूलक प्रोपिल है। तो यहाँ पर हम ये मैथिल और ये प्रोपिल, तो इस मैथिल प्रोपिल ईथर के अंदर अल्फ़ाबेट ऑर्डर से ही लिखेंगे। तो इसका नाम कैसे बनेगा वो देखो। सामान्य पद्धति में या इसका सामान्य नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये हो जाएगा मैथिल, मैथिल, और ये यहाँ 3 कार्बन का मूलक है लेकिन सीधी श्रृंखला वाला है, इसलिए इसका नाम रहेगा एन प्रोपिल और लास्ट में लिख देंगे ईथर। तो ये इसका सामान्य नाम हुआ। इसी तरीके से देखो, 3 कार्बन की एक श्रृंखला इस प्रकार से है जहाँ ये इस पहले कार्बन से OCH3 समूह जुड़ा हुआ है, और 3 कार्बन की एक श्रृंखला ये है जिसमें 2 नंबर कार्बन से, बीच वाले कार्बन से ये OCH3 समूह जुड़ा हुआ है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे देखो, ये तो हो गया ऐसे ही मैथिल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और ये जो समूह है वो होता है आइसोप्रोपिल। अब हमें ये ध्यान रखना है कि आइसोप्रोपिल का नाम जो है, आइसो शब्द है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में गिना जाता है, ध्यान रखा जाता है उसका। तो यहाँ पर मैथिल से यानी M से स्पेलिंग शुरू हो रही है और यहाँ पर आइसो से शुरू हो रही है, तो आइसो वाला पहले आएगा, इसलिए नाम होगा, सामान्य नाम बनेगा आइसोप्रोपिल
मैथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम बनेगा। अगली श्रृंखला में देखते हैं। देखिए यहाँ बेंजीन वलय है C6H5, यानी बेंजीन वलय यहाँ ली गई है, उसे एक हाइड्रोजन हटा के ये मूलक इसका बना फेनिल, और ये यहाँ पर मैथिल समूह है। तो सामान्य नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है कि इसके अंदर ये फेनिल, ये मैथिल, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर जिसका नाम पहले यहाँ आता है उसका पहले नाम लिख दिया जाता है, और जिसका नाम बाद में आता है उसका नाम बाद में लिख दिया जाता है। तो देखो मैथिल और फेनिल, ये फेनिल की स्पेलिंग P से शुरू होगी और यहाँ मैथिल की स्पेलिंग M से शुरू होगी। तो इसी तरह से जैसे यहाँ हमने अल्फ़ाबेट ऑर्डर का ध्यान में रखा, उसी प्रकार वहाँ अल्फ़ाबेट ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे और ये नाम बन जाएगा। देखो सामान्य नाम ऐसे लिखा जाएगा, इसका सामान्य नाम लिखा जाएगा मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। इसका एक और सामान्य नाम भी होता है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एनिसोल के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से? एनिसोल नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो अगली जो सजातीय ये अपना संरचना सूत्र हम देख रहे हैं, जिसमें इस ऑक्सीजन से एक बेंजीन वलय इधर जुड़ी हुई है, एक बेंजीन वलय इधर जुड़ी हुई है, तो दो बेंजीन वलय आ गई। तो इसका सामान्य नाम कैसे बनेगा? इसका सामान्य नाम बनेगा डाईफेनिल ईथर। तो ये नाम बन गया इसका डाईफेनिल ईथर। इसी तरीके से यहाँ हम देखें तो यहाँ एक बेंजीन वलय है ऑक्सीजन से और एक साइड में 7 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। तो देखें यहाँ 7 कार्बन की श्रृंखला के लिए हेफ्टिल होगा और यहाँ ये बेंजीन वलय के लिए हम फेनिल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ये जैसे हेप्टिल फेनिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम रहेगा, ये इसका सामान्य नाम रहेगा। तो ये इसका सामान्य नाम हुआ। देखो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं इन सभी के हमने सामान्य नाम लिखे, और यहाँ पर अब हम IUPAC नाम की चर्चा करेंगे। तो IUPAC में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन से 2 श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, जो बड़ी श्रृंखला है उसको एल्केन के रूप में, और जो कम कार्बन की श्रृंखला है, छोटी श्रृंखला है, उसको एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ इस यौगिक में दोनों श्रृंखलाएं एक जैसी हैं, तो एक श्रृंखला को एल्कोक्सी के रूप में और दूसरी श्रृंखला को एल्केन के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर इस एल्कोक्सी के रूप में अगर IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नाम इसका कैसे बनेगा? ये एल्कोक्सी में 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन को एल्कोक्सी में बोला जाता है एथोक्सी। तो ये नाम हो गया एथोक्सी, और ये आगे एल्केन के रूप में 2 कार्बन है, इसको हम क्या कहेंगे? एथेन। तो ये नाम हो गया एल्कोक्सी एथेन। इसी तरीके से यहाँ हम देखें इस एग्जाम्पल में एक साइड में ऑक्सीजन के 2 कार्बन हैं, एक साइड में 1 कार्बन है। तो जो बड़ी श्रृंखला है उसको एल्केन के रूप में और जो छोटी श्रृंखला है उसको एल्कोक्सी के रूप में मानते हैं। तो यहाँ इसका IUPAC नाम इस प्रकार से रहेगा।
देखो ये एक कार्बन में एल्कोक्सी ग्रुप आ रहा है, तो एक कार्बन का एल्कोक्सी ग्रुप होता है मेथोक्सी, तो ये हो जाएगा मेथोक्सी। और यहाँ 2 कार्बन का एल्केन ग्रुप है, तो 2 कार्बन का जो एल्केन यहाँ पर लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, एथेन के रूप में। तो नाम क्या बन गया, मेथोक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम बना। अब देखिए हम ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर मेथोक्सी एथेन, ऐसे ही अगले समूह में भी ये मेथोक्सी समूह एक साइड में, एक कार्बन है इसलिए इसको मेथोक्सी समूह के रूप में लेंगे, और ये 3 कार्बन को एल्केन के रूप में यानी प्रोपेन के रूप में लेंगे। लेकिन इस 3 कार्बन की श्रृंखला के ये जो मेथोक्सी समूह है वो पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यानी इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो ये यहाँ पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो इस यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा वो देखिएगा। IUPAC नाम में इस मेथोक्सी को पहले लिखेंगे और इसकी स्थिति लगाते हुए, तो ये कितने नंबर पोजीशन पर है, 1 पर है, तो 1 मेथोक्सी और 3 की श्रृंखला के लिए लिखेंगे प्रोपेन, तो नाम हो गया 1 मेथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हुआ। अब इसी तरीके से ये 3 की श्रृंखला है, ये यहाँ ऐसे 3 की श्रृंखला बन गई एक साइड में, और एक साइड में ये मेथोक्सी समूह आ गया। अब 3 की श्रृंखला में नंबरिंग करके देखते हैं, तो ये 2 नंबर कार्बन पर मेथोक्सी समूह है, तो इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा, देखिए यहाँ सबसे पहले इस मेथोक्सी को लिखेंगे इसकी स्थिति लगाते हुए, तो 2 मेथोक्सी, ये जो ग्रुप है एक कार्बन का मेथोक्सी है, इसको मेथोक्सी समूह को लिखेंगे यहाँ 2 मेथोक्सी। अब उसके बाद में 3 की श्रृंखला के लिए हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो ये नाम हो जाएगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथोक्सी प्रोपेन। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन के एक तरफ 6 कार्बन की बेंजीन रिंग है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, और एक साइड में ये मैथिल समूह है, तो ये छोटा समूह हो गया एक कार्बन वाला, तो ये रहेगा यहाँ मेथोक्सी के रूप में, और ये यहाँ बेंजीन के रूप में। तो जैसे इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे, तो IUPAC नाम इसका रहेगा, ये आ जाएगा मेथोक्सी, और साथ में लिखा जाएगा मुख्य श्रृंखला के रूप में यहाँ बेंजीन है, तो नाम हो जाएगा मेथोक्सी बेंजीन। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यौगिक, जिसमें दोनों साइड में ऑक्सीजन के दोनों साइड में 2 बेंजीन वाले एक बेंजीन वाले यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ कैसे IUPAC नाम में कैसे लिखते हैं, देखो एक को हमें एल्कोक्सी के रूप में और एक को हम एल्केन के रूप में जैसे नामकरण करते आए हैं, वैसे ही यहाँ IUPAC नाम इसका रहेगा। एक को एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं तो यहाँ फेनिल समूह आएगा, क्योंकि बेंजीन वाले से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये फेनिल ग्रुप शेष बच जाता है, इसका नाम यहाँ फेनिल आएगा। फेनिल के लिए ऑक्सीजन साथ में जुड़ा है, तो जैसे ये मेथोक्सी लिखा वैसे ही फिनोक्सी, तो ये हो जाएगा फिनोक्सी। और दूसरी साइड में एक बेंजीन वाले फिर से है, तो उसको बेंजीन के रूप में नाम लिख देंगे, तो नाम हो जाएगा फिनोक्सी बेंजीन। अब देखो ये जो उदाहरण है वो अपने आप में एक स्पेशल है, क्योंकि एक साइड में बेंजीन वाले है, एक साइड में ऐसे 7 कार्बन की श्रृंखला है। देखो 6 कार्बन ये रहे और एक ये रहा, और इस साथ में पहले ही कार्बन पर यहाँ ये बेंजीन वाले और ऑक्सीजन वाला फिनोक्सी समूह जुड़ा हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, इधर देखो कार्बन ज़्यादा है तो मुख्य इसको ही मानेंगे, और ये यहाँ पर फिनोक्सी के रूप में आएगा। तो यहाँ देखिए ये फिनोक्सी के रूप में आया, और ये 7 कार्बन ऐसे लंबी श्रृंखला बनी, और पहले ही कार्बन पर उस पर क्या जुड़ा हुआ है, ये फिनोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, IUPAC नाम इसका कैसे लिखा जाएगा, IUPAC नाम लिखा जाएगा 1 फिनोक्सी, और 7 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्टेन। तो ये नाम हो गया 1 फिनोक्सी हेप्टेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना ईथर का नामकरण हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसमें ईथर का नामकरण आपको बताया गया है। नामकरण की श्रृंखला में आगामी क्लास में किसी अगली सजातीय श्रेणी का नामकरण हम सीखेंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।